अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन्स को। इससे पहले की वीडियो में मैंने एंग्लो सैक्सन्स को डिस्कस किया था, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो की जो सेकंड सीरीज़ है वो है एंग्लो नॉर्मन्स, जिसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम इसका सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस बैकग्राउंड पढ़ेंगे। उसके अलावा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है मैग्ना कार्टा का, उसे हम डिस्कस करेंगे और देन इसके लिटरेचर के ऊपर आएंगे कि एंग्लो नॉर्मन्स का लिटरेचर कैसा था। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री को नहीं समझेंगे हमें आज का ये जो लेक्चर है ये समझ नहीं आएगा। तो हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि एंग्लो नॉर्मन्स जो थे वो इंग्लैंड के अंदर आए किस तरीके से, क्योंकि पहले तो एंग्लो सैक्सन्स थे, तो अब जो है वो एंग्लो नॉर्मन्स आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से आ रहे हैं आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ और इसकी हिस्ट्री के साथ। इंग्लैंड के अंदर जो थे वो एंगल सैक्सन और जो हैं जूट्स, ये तीन ट्राइब्स जो हैं ये वहाँ पर जो हैं वो रहती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1066 जो है वो एक ऐसा इवेंट है जिसे हम नॉर्मन कन्क्वेस्ट भी कहते हैं। 1066 के अंदर क्या हुआ कि 7000 सी वॉरियर्स, 7000 सी वॉरियर्स, जिसे हम सोल्जर्स भी कह सकते हैं या फिर एंग्लो नॉर्मन्स भी कह सकते हैं, ये आए इंग्लैंड के अंदर और यहाँ पर आकर इन्होंने बसेरा कर लिया। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर हिस्ट्री बताती चलूँ कि जिस तरह एंग्लो सैक्सन और जूट्स जो थे वो नॉर्दर्न यूरोप के अंदर रहते थे, तो वहाँ पर 5th सेंचुरी के अंदर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्रिटेन के इलाके जो है उसे जो है वहाँ पर इन्होंने बैटल की और वहाँ पर ये इन्होंने ब्रिटेन के इलाके को जो है वो हासिल किया और वहाँ पर जो है उनके नेटिव जितने भी लोग थे ब्रिटेन के, वहाँ से उनको जो है वहाँ से निकाल दिया गया और वो सारा जो तो आइलैंड था इन्होंने आपस में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। जिस तरह से एंगल सेक्सन और ज्यूट्स थे, तो इस तरीके से एंगल्स जो थे उनको ईस्ट मिडलैंड मिला ऐसे, और उन्होंने जो है ईस्ट मिडलैंड को जो है बिल्ड करके किंगडम ऑफ ईस्ट एंगल बना दिया गया। सेक्शंस जो थे उनको साउदर्न पार्ट मिला आइलैंड का और वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे किंगडम बना दिए, जैसे कि एसेक्स, वेसेक्स और ससेक्स। ये तीन किंगडम जो है आप याद रखें, इसमें सबसे जो बड़ा किंगडम है वो है वेसेक्स का, क्योंकि अब आगे जो है मैं इसकी बात करने वाली हूँ। और ज्यूट्स जो थे उन्हें साउथ ईस्टर्न जो है कॉर्नर मिला आइलैंड का। अब जो ज्यूट्स थे वो ज़्यादा देर तक चल नहीं सके और जो एंग्लो सेक्सन थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो ये दोनों जो हैं ये बाकी रह गए और ज्यूट्स जो हैं वो आस्ते आस्ते ख़त्म होते गए। तो इस तरीके से इंग्लैंड के अंदर जो है वो एंग्लो सेक्सन्स जो हैं वो आ गए, तो इनका जो नाम है वो एंग्लो सेक्सन के नाम से जाना जाता है और इसको जो है 7th सेंचुरी के अंदर जो है यूनाइटेड किंगडम बनाया गया इन छोटे छोटे इलाकों को, और फिर वहाँ पर इंग्लैंड जो है उसको पूरा का पूरा यूनाइट कर दिया गया। अब एंगल सेक्सन और ज्यूट्स जो इनको एंग्लो सेक्सन के नाम से हम जान जाते हैं और ये ओल्ड इंग्लिश जो है वो बात करते हैं। तो ये तो बात थी एंगल सेक्सन की थोड़ी सी हिस्ट्री की। अब मैं बात करती हूँ नॉर्मन्स की। ठीक है, एंग्लो नॉर्मन्स मतलब ये नॉर्दर्न के इलाके में रहते थे, नॉर्मंडी, इसलिए इसको हम एंग्लो नॉर्मन्स कहते हैं। एंग्लो नॉर्मन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंगल मतलब इंग्लैंड में आके रह गए एंग्लो सेक्सन्स के साथ, तो इसलिए हम इसे एंग्लो नॉर्मन भी कहते हैं। तो ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फिलहाल मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर आके इन्होंने बसेरा किया। अब एंग्लो नॉर्मन्स जो थे वो ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड के ऊपर फर्स्ट टाइम आकर अटैक किया, नहीं, इससे पहले इन्होंने फ्रांस के इलाके पर जाकर कब्ज़ा किया था। जब ये फ्रांस के इलाके में 10th सेंचुरी में जब ये फ्रांस के इलाके में जाते हैं और वहाँ जाकर जब ये हमला करते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये वहाँ बस जाते हैं। वहाँ की औरतों से ये जो हैं वो शादियाँ कर लेते हैं। वहाँ का कल्चर और वहाँ की जो रिलीजन है, जो वहाँ का सबसे बड़ा रिलीजन था क्रिश्चियनिटी, उसे ये अपना लेते हैं और वहाँ पर ही ये रहने लगते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि इनकी जो आदत थी लड़ने की, जो इनकी आदत है वो इनकी नहीं गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ये आए इंग्लैंड की तरफ, जहाँ पर एंग्लो सेक्सन्स रहते थे, इंग्लैंड की तरफ आए और इनका जो किंग था एंग्लो नॉर्मन्स का उस टाइम का वो था विलियम द ग्रेट। और जो
इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा एंग्लो सेक्सन्स का जो सबसे बड़ा जो उनका पार्ट था वेसेक्स, उसका जो किंग था वो था गॉल्ड्सविनसन। अब ये दोनों जो थे विलियम द ग्रेट एंड द गॉल्ड्सविनसन, इन दोनों की जो है लड़ाई शुरू हुई। और इसके अलावा इसकी जो बैटल है उसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग के दिन दोनों की लड़ाई शुरू हुई और गॉल्ड्सविनसन जो था उस वो जो है इसमें हार गया, और विलियम द कन्क्वेरर जिसे हम कहते हैं, जिसको इस लड़ाई के बाद जो है उससे ये लक़ब मिला गया विलियम द कन्क्वेरर का, वो इस लड़ाई में जीत गया। तो इस तरीके से जो है ये आकर जो है बस गए कहाँ, इंग्लैंड के अंदर, जिसे हम एंग्लो नॉर्मन भी कहते हैं। अब जब ये आकर यहाँ पर बस जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, जब ये फ्रेंच में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की क्रिश्चियनिटी, इनकी वहाँ की लैंग्वेज जो है वो अपने साथ यहाँ पर लेकर आते हैं इंग्लैंड के अंदर। तो क्या होता है कि अब यहाँ पर जब ये दोनों ट्राइब्स आपस में मिलती हैं तो इनकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि एंग्लो सेक्सन की लैंग्वेज क्या थी उस टाइम, एंग्लो सेक्सन की जो लैंग्वेज थी वो थी ओल्ड इंग्लिश, और नॉर्मन्स की जो थी वो थी फ्रेंच नॉर्मन। तो जब फ्रेंच नॉर्मन और एंग्लो सेक्सन की जो ओल्ड इंग्लिश आपस में जब मिलती है तो यहाँ पर एक न्यू जो है वो जो लैंग्वेज है वो अराइज होते हैं, जिसे हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश। और आगे चलकर हम देखेंगे कि तो इसका जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अब 1066 जो कि ईयर था नॉर्मन कन्क्वेस्ट का, जिसके अंदर विलियम द कन्क्वेरर ने इस इंग्लैंड को जो है वो जीता था, और उसके बाद जो यहाँ पर अगर बस गए थे, इसके बाद क्या हुआ था कि इसका जो पॉलिटिकल और रिलीजियस और सोशल तीनों बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे। तो अब हम जो है ये तो इसकी हिस्ट्री थी, इसके पीछे की जितनी भी बैकग्राउंड था ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से एंग्लो नॉर्मन्स जो हैं वो आए कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसके जो है सोशल बैकग्राउंड की तरफ। सोशल बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद हम इसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तरफ आएंगे। अगर हम इंग्लैंड का सोशल बैकग्राउंड देखें एंग्लो नॉर्मन्स के आने के बाद, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जब विलियम द कन्क्वेरर जब आता है इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पर आकर जो है ये अपनी जो है बादशाही करने शुरू हो जाता है। ये कहता है कि भाई सारी जितनी भी जो पावर है वो मेरे अंडर है, ये पूरी जो कंट्री है ये इसका ऑनर मैं हूँ, और जो जितने भी काम है वो इसको पूरी कंट्री को मैं टेक ओवर करूँगा, इसके जितने भी काम है मैं करूँगा। और जो है वहाँ पर क्या होता है कि इसका एक ऑर्डर आता है कि भाई एंग्लो नॉर्मन जो ओल्ड इंग्लिश है वो इंग्लैंड में से ख़त्म कर दी जाए, और फ्रेंच को जो है यहाँ पर जो है वो शुरू किया जाए, फ्रेंच जो है वो बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका पूरा का जो है वो सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। ये जो है अपनी जो है हुक्मरानी करने लग जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी सिस्टम है वो फ्यूडल सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। फ्यूडल सिस्टम कहते हैं लाइक जैसे कि एक इजिप्ट में इस तरह के पिरामिड होते हैं ना, कि पिरामिड होते हैं, इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा इंग्लैंड जो होता है इस तरीके से होता है कि ऊपर जो है टॉप पर वो किंग होता है द विलियम, और इसके नीचे जितने भी नोबल मैन होते हैं या फिर बैरन्स होते हैं, नाइट्स होते हैं। बैरन्स हम कहते हैं कि वहाँ के जो भी जो है वहाँ के ज़मींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो, और नाइट्स, वो सारे जो होते हैं इसके अंडर होते हैं, और ये वहाँ का बादशाह होता है। तो वहाँ के सोशल कंडीशन जो होती है बिल्कुल चेंज होती है, वो फ्यूडल सिस्टम जो है बन जाता है। इस फ्यूडल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ज़ाहिर से पता है इसमें क्लास डिवीज़न शुरू हो जाती है, और इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि पीजेंट्स जो होते हैं वहाँ के, वो जो उनको सारा साल जो है उनको जो है देखभाल करते हैं उनके फ्यूडल लॉर्ड्स की, वो क्या होते हैं वो भी इसमें पिस रहे होते हैं। और जो चर्च और जो कोर्ट होता है, मतलब वहाँ पर जितनी भी हुक्मरानी होती है वो चर्च और कोर्ट की होती है, पूरी लोगों को वो कंट्रोल करते हैं। और वहाँ पर ये कानून चलता है कि कोई भी अगर किसी भी इंसान ने अगर इस फ्यूडल सिस्टम के ऊपर कोई आवाज़ उठाई तो उससे क्या करे, उसे जो है उसे मार दिया जाए। तो ये वहाँ का कानून निकल चुका था। इससे ज़्यादा क्या था कि वहाँ पर जो है उस कंट्रीज़ में क्या होती थी कि वहाँ पर वॉर्स होती थी, और जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश पीपल के लिए माइजरीज जो है वो क्रिएट हो गई थी। गवर्नमेंट जितनी भी थी विलियम की, वो लोगों के साथ कोई जो है सिंपथी नहीं करती थी। इनफैक्ट उनके ऊपर जो है वो हैवी टैक्सेस जो है वो रेज़ करती थी। जिस तरह अगर कोई भी वॉर्स वगैरह होते थे, उनमें जितना भी कॉस्ट होता था, वो कॉस्टली वॉर्स होते थे, इनमें वेपन्स का यूज़ होता था, तो वो उनका सारा खर्चा जो है वो लोगों से निकालते थे, पुअर पीजेंट्स से जो निकालते थे, उनके हैवी टैक्सेस जो हैं वो लगा देते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो है वो फाइट होने के बाद जो है लोग इनसे बहुत ज़्यादा जो है बेजार हो गए थे, और जो जितने भी रूलिंग क्लास, इवन जो बैरन्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो भी इससे तंग आ गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो है वो एक रिवॉल्ट शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो है
उसके अंदर जो है फिर इस रूलिंग क्लास को जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लो मिला। और उसके बाद जो है जब विलियम द कन्क्वेरर जब वो मर जाता है तो उसके बाद जो है पॉलिटिकल इसका सिस्टम शुरू होता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में कौन कौन आता है। ये मैं अब आपको आगे चल के जो है बताती हूँ कि विलियम द कन्क्वेरर के मरने के बाद कौन कौन से जो किंग हैं वो इंग्लैंड में आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि एंग्लो नॉर्मन का जो किंग था वो था विलियम द कन्क्वेरर और विलियम वन। ये एक ऐसा जो है वो किंग था जिसने जो है मतलब वो जो है जगह जगह जाकर जो है वो वहाँ का सर्वे करता था। अपनी बुक्स जो डोम्सडे बुक है उसके अंदर जो है ये अपनी चीज़ें लिखता था, अपने कारनामे लिखता था, ये लड़ता था, एक फ़ाइट करता था हर टाइम पे। क्योंकि इनकी जो आदत थी, इनकी जो नस नस में वाकिफ़ थे लोग, वो क्या थे कि मतलब इनकी जो है वो फ़ाइट की आदत जो है कभी नहीं गई थी, ये बैटल्स जो करते रहते थे। लेकिन जैसे ही विलियम जो है द कन्क्वेरर मरता है तो उसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है उसके बेटे विलियम टू, जिसे हम विलियम रेड भी कहते हैं, इसका सेकंड जो है बेटा है, उसे जो है वो आ जाता है इस गवर्नमेंट के अंदर। और वो जो है इसका जो है किंग बन जाता है इंग्लैंड का। ये अपने फादर की तरह जो है स्टर्न रूलर होता है, स्ट्रिक्ट टाइप का होता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लालची किस्म का बंदा होता है और लोग जो है इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नफ़रत करते हैं। और जब ये मर जाता है तो इसके बाद जो है आता है हेनरी वन, जो कि थर्ड बेटा होता है कन्क्वेरर का। मतलब कन्क्वेरर के दो बेटे जो हैं वो उसके बाद जो हैं आते हैं, पहले सेकंड और देन थर्ड सन जो है इसका जो है वो आता है। और वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल किंग होता है, हार्ड टाइप का किंग होता है। और इसने जो होता है ये क्या होता है कि इसने जो है ना अपने भाई को, अपने ब्रदर को, जो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी होता है उसको पता नहीं कितने सालों के लिए जो है वो कैद में रखा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है गंदा और कितना वर्स्ट किस्म का जो है वो रूलर होता है। तो तब जब ये जो है मर जाता है, जब ये मर जाता है तो फिर क्या होता है कि हेनरी वन का जो सन है, हेनरी वन का जो बेटा है, उससे जो है वो इसमें लाते हैं। लेकिन हेनरी वन का बेटा जब इतना काफ़ी अरसा चलता नहीं है तो उसके बाद जो है विलियम द कन्क्वेरर का जो ग्रैंड सन है, जिसको हम कहते हैं स्टीफन, वो आता है इस गवर्नमेंट के अंदर। अब जब स्टीफन आता है तो इसकी रेन जो है काफ़ी ज़्यादा, जो इसकी रेन है ना वो वर्स्ट रेन मानी जाती है। क्योंकि इस रेन में क्या होता है, जब ये ग्रैंड सन इसका आता है तो जो हेनरी, जो इससे पहले का जो हेनरी था, जो उसकी जो बेटियां थी, वो जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो है वो कहती हैं कि भाई हमें जो है ना ये मंजूर नहीं है, और जो है ना इसे क्यों बनाया गया, ये क्या था, मतलब ये सारा जो इसके ऊपर जो है इनकी जो है वो चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि जो इसकी बेटी होती है उसने जो है एज अ फॉरेन के साथ जो है वो शादी की होती है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा चलती नहीं है, लोग उसके खिलाफ़ होते हैं। तो इस तरीके से उससे जो शिकस्त मिल जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि पूरे के पूरे जितने भी इंग्लैंड है, वो पूरी जो कंट्री है वो आ जाती है बैरन्स के अंडर में। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टॉर्चर करते हैं लोगों को, उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं उन लोगों के साथ। तो ये जो रेन है स्टीफन की रेन, ये काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट रेन मानी जाती है इंग्लिश हिस्ट्री की। अब जैसे कि स्टीफन जो था, जब वो मरता है स्टीफन, तो जाहिर सी बात है कोई और आएगा। तो स्टीफन के मरने के बाद मेल्टिडा, जो हेनरी की बेटी थी, उसका बेटा हेनरी टू जो है वो आता है किंग बन के। जब वो किंग बन के आता है तो वो जो है पूरी कंट्री को जो है वो कंट्रोल कर देता है, उसकी जो इतनी भी चीज़ें उनको रीस्टोर करता है। लेकिन वो चर्च को जो है वो नहीं मतलब सही कर सकता, क्योंकि चर्च जो था बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसका जो था बहुत ज़्यादा पंगा था। वहाँ का जो आर्च बिशॉप है थॉमस बकेट, जो कैंटरबरी का था, उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा पंगा था। तो क्या हुआ कि इसके पंगे में क्या हुआ कि ये मारा गया हेनरी टू। और इसके बाद क्या हुआ कि चर्च जो है वो उसने अपनी हुक्मरानी की, उसने अपने मज़े से जो है अपना 300 साल जो है वहाँ पर गुजारे, और हेनरी जो है वो मर गया। और हेनरी के मरने के बाद, हेनरी टू के मरने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो है हेनरी टू का बेटा रिचर्ड वन जो है वो आ जाता है हुक्मरानी में। अब रिचर्ड जो है वो जब आता है, वो क्या होता है कि वो काफ़ी साल जो होता है वो बाहर के मुल्क रहता है। तो जब वो इंग्लैंड वो वापस आता है तो वहाँ पर इसकी जो है एक जो है ऑस्ट्रेलिया के ड्यूक के साथ जो है वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और उसमें ये मारा जाता है। और फिर जो है इसका जो
ब्रदर है जॉन। अब जॉन जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट है। जॉन जो है वो आता है, जो कि रिचर्ड का भाई होता है। जब ये आता है इसके अंदर, तो ये जॉन की जो रेन शुरू होती है, इसके बाद ही जो है वो मैग्ना कार्टा का इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो शुरू होता है। अब जैसे ही जो है जॉन आता है हुक्मरानी में, तो जॉन जो था एक क्रूअल टाइप का, हार्ड टाइप का किंग होता है। ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा जो है गंदा होता है, और ये हमेशा वही करता है जिसको अच्छा लगता है। ये भी लोगों के ऊपर जो है हैवी टैक्सेस डाल देता है। इसमें क्या होता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इवन बैरन्स जो होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, लैंडलॉर्ड्स, नवाबजादे, सब इससे परेशान होते हैं। तो फिर आकर जो क्या होता है, ये सब एक मुआहदा करते हैं और ये कहते हैं कि अब हम इससे जो है ना फोर्सफुली जो है ना एक डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे, जिसे हम मैग्ना कार्टा का डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो कि 1215 में साइन कराया गया। अब आते हैं हम मैग्ना कार्टा की, तो उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। अभी भी इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर जो है बीच में आ जाती है मैग्ना कार्टा जॉन के बाद। जब जॉन आता है तो इसकी मैग्ना कार्टा शुरू होती है। अब हम आते हैं मैग्ना कार्टा के ऊपर। मैग्ना कार्टा 1215 एक ग्रेट चार्टर है और एक सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है इंग्लैंड की हिस्ट्री का, जो कि किंग जॉन से फोर्सफुली जो है वो साइन कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि जब इंग्लैंड के अंदर इसने नंबर ऑफ जो एंशंट लॉज को, जो है कस्टम्स को, लॉज को, सबको इसने वायलेट किया, तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने फोर्सफुली इससे जो है एक डॉक्यूमेंट साइन कराया गया, जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसके अंदर ये कहा गया कि भाई अब जो है ना ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो हमेशा बात होगी। मतलब इसमें जो इसके जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि जो चर्च है उसे गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस से बिल्कुल फ्री किया जाए, और उसके अलावा जो है जितने भी सिटीजन्स हैं उनको जो है वो राइट दिया जाए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो उसको प्रोटेक्ट करें, और टैक्सेस जो हैं वो जो है अपनी जो है एक लिमिट तक दें। उसके अलावा जो है इसके अंदर राइट ऑफ विडोज़ जो इस्टेब्लिश किया गया कि जितनी भी बेवा औरतें हैं उनकी जो प्रॉपर्टी, इनको ये हक होना चाहिए कि वो अपनी शादी जो दोबारा वो शादी कर सकती या नहीं कर सकती। देन जो है इसमें जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है प्रोसेस वो शुरू इस्टेब्लिश किया गया, और इसी तरीके से जो है इसके अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई। तो ये एक मैग्ना कार्टा था जो जॉन को जो है फोर्सफुली साइन कराया गया था। इस जॉन को फोर्सफुली साइन कराने के बाद जब जॉन की रेन ख़त्म हुई है, तो जॉन की जो रेन ख़त्म होने के बाद जो है हमारे पास आ जाती है उसके बेटों की रेन अब शुरू होती है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि पहले विलियम के बाद विलियम के बेटों की रेन आई। विलियम के बेटों की रेन के बाद जो है अब आती है यहाँ पर जॉन के बेटों की रेन। अब जब जॉन आता है तो जॉन जो है जब वो मर जाता है तो इसका जो बेटा होता है, बड़ा बेटा हेनरी 3, वो बनता है किंग, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अपने फादर की तरह ही जो है फुलिश होता है, और जो है ना ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब क्रूअल भी होता है, और काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ किस्म का किंग होता है। लेकिन क्या होता है कि ये एक असेंबली बनती है, वहाँ पर जो है बैरन्स भी आते हैं, और सिम्सन डी मॉन्टफोर्ट जो है वो भी आता है इस कमेटी के अंदर, और फिर जो है वहाँ पर इनकी बैटल होती है। उस बैटल के अंदर जो है ये किंग जो है मारा जाता है, और किंग को मारे जाने जो किंग जॉन है इसको मारे जाने के बाद जो है इसका ही जो बेटा है एडवर्ड 1 वो आता है किंग बनकर। एडवर्ड 1 जो था जब वो आता है तो उसके बाद जो है जब एडवर्ड 1 की जब डेथ हो जाती है, तो एडवर्ड 1 के बाद जो है इसका सेकंड जो बेटा होता है एडवर्ड 2 वो आता है किंग में, और वो आके एक दूसरी लड़ाई लड़ता है जिसको हम बेन मॉकबर्न जो है कहते हैं 1314, उसके अंदर ये भी मर जाता है। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है एडवर्ड 3। एडवर्ड 1, 2, 3 ये तीनों बेटे किसके थे? इसके जॉन के थे। तो ये तीनों बेटे आते हैं। लास्ट में होता है एडवर्ड 3, वो जब आता है तो वो आता है इंग्लैंड का किंग बनता है, और इसी के आने के साथ जो है 100 ईयर वॉर जो है वो स्टार्ट होती है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ इसका बैकग्राउंड, क्योंकि अगर आपसे कभी भी सवाल आ जाता है कि भाई जो है वो 100 ईयर वॉर क्या थी, या मैग्ना कार्टा क्या थी, मैग्ना कार्टा बिफोर आफ्टर क्या थी, तो ये सब चीज़ें जो है ये इसके अंदर आती हैं। तो इसलिए मैं आपको जो है ये इसकी रेंज बता रही हूँ कि कौन कौन किंग आए थे, ताकि आपको पता हो कि 100 ईयर वॉर कैसे शुरू हुई और किसने शुरू की। तो एडवर्ड 3 जब आता है तो इससे ही जो होता है वो 100 ईयर वॉर्स जो है वो शुरू होती है। लाइक कैसे? इस वॉर के अंदर जो है ये वॉर होती है फ्रांस के साथ, ठीक है, और इसके अंदर 5 किंग होते हैं, इंग्लैंड के किंग होते हैं, इंग्लिश किंग, जिसको होते हैं एडवर्ड 3, रिचर्ड 2, हेनरी 4, हेनरी 5 एंड हेनरी 6, ये आते हैं, और ये लड़ाई 1337 से टिल 1453 तक जो है स्टार्ट रहती है।
अब ये 100 ईयर वॉर जो थी ये लड़ी गई फ्रांस के साथ। कैसे? एडवर्ड 3 जो था उसकी जो माँ थी वो थी फ्रेंच प्रिंसेस। इस तरीके से जब फ्रेंच का वहाँ का जो किंग था, जब उसकी डेथ हो गई फ्रेंच के किंग की, तो ये चाहता था कि भाई जब मेरी माँ जो है वहाँ की प्रिंसेस है तो मुझे जो है वहाँ का जो किंग का जो थ्रोन है वो मुझे मिलना चाहिए। तो ये वहाँ पर लड़ा। जब इसे जो है वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया तो इसने क्या किया कि भाई इंग्लिश वूल जो है और फैक्ट्रीज जो हैं क्लॉथ्स की, वो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस तरीके उसको बैन लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसको जो है वो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, ये तो हट गया साइड पर। अब बचते हैं यहाँ पर हेनरी 5। हेनरी 5 जो थी उसने जो है भाई चालाकी करके जो है उसने फ्रेंच किंग की जो डॉटर थी उससे जो है इसने शादी कर ली और ये बन गया फ्रेंच का किंग। और आखिर में उसकी डेथ पर क्या हुआ कि हेनरी 6 जो है वो बन गया किंग ऑफ इंग्लैंड। तो इसी तरीके से ये इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये ख़त्म होता है किंग से जो है हेनरी 6 के ऊपर, जो कि इंग्लैंड का किंग बना था। अब इसकी हिस्ट्री क्या है कि भाई इनकी जो पूरा जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से इनके ऊपर हाई टैक्सेस आ गए थे और इनकी जो सोशली बिल्कुल चेंज हो गया था इनके ऊपर। इस तरह वॉर ऑफ रोजेज़ आई थी। इसके अंदर वॉर ऑफ रोजेज़ का भी आप जिक्र होगा कि वॉर ऑफ रोजेज़ आई थी जो कि स्टार्ट हुई थी किसके साथ? हाउस ऑफ लंचास्टर और हाउस ऑफ यॉर्क के साथ। उसमें जो है इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा वो लड़ाई शुरू हुई थी। ये सीरीज़ ऑफ सिविल वॉर थी जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसे किए गए थे, इसलिए इसमें जो है हैवी टैक्सेस लगा दिए गए। बस आपको ये जानना काफ़ी है कि यहाँ तक जो है किंग जो है हेनरी 6 जो है वो आ गया इंग्लैंड का किंग बनकर। ये थी इसकी पूरी इंटरनल हिस्ट्री। अब आपसे कोई भी अगर पूछता है कि बिफोर मैग्ना कार्टा और आफ्टर मैग्ना कार्टा क्या मसला है, तो भाई बिफोर मैग्ना कार्टा ये होता है कि जितने भी हेनरी जॉन जो है, जब तक हेनरी जॉन की जितनी भी रेन है वो है बिफोर मैग्ना कार्टा। तो आप ये बता सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट वॉर थी। उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो टैक्सेस लगाए गए। जो किंग हैं वो अपनी हुक्मरानी करते थे, वहाँ का सारा जो सिस्टम था वो फ्यूडल हो गया। इस तरीके से ये क्या था, ये जॉन तक जो था इसका बिफोर मैग्ना कार्टा था। आफ्टर मैग्ना कार्टा की बात की जाए तो आफ्टर मैग्ना कार्टा जॉन से जो है वो साइन कराया गया फोर्सफुली। उसके बाद जो है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हैं और जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स, राइट ऑफ विडोज़, ये सारे जो हैं वो बने। और जहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब कुछ जो है वो वहाँ पर कहा गया कि भाई अब जो है सब मतलब जितने हुक्मरान होंगे वो भी लॉ की जो है वो पाबंदी करेंगे और उससे जो है उसकी ही बात मानेंगे। तो इस तरीके से कानून एक कायम हुआ। तो ये था बिफोर आफ्टर मैग्ना कार्टा। अब जो है हम आते हैं, ये तो मेरी पूरी हिस्ट्री थी इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ऊपर। अब हम आते हैं इसके लिटरेचर के ऊपर फाइनली। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, जैसा कि आपको पता है कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिडिल इंग्लिश मतलब एंग्लो सैक्सन्स और नॉर्मन फ्रेंच की जब बनती है आपस में लैंग्वेज तो उसे हम मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। तो ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर आया। अब इस लिटरेचर में क्या था, ये लिटरेचर जो था इसमें कोई भी हम ऐसा कोई कारनामा देखते नहीं है, लेकिन इसको हम इम्पॉर्टेंट इसलिए मानते हैं हिस्ट्री के अंदर क्योंकि इसने एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। अब इसके जो 150 ईयर्स जो पहले के जो 150 साल थे वो बिल्कुल ब्लैंक थे। उसके अंदर कोई भी ऐसी जो है वो जो है नॉट वर्थी कोई भी ऐसा काम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ टिल 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी तक कोई भी काम जो है कोई भी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं की गई। 13th सेंचुरी के बाद जितना भी काम था वो स्टार्ट हुआ। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों यहाँ तक जो है वो 13th सेंचुरी तक जो है वो काम नहीं हुआ, क्यों कोई जो है लिटरेचर है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वो आप ये बता सकते हैं कि इसलिए नहीं हुआ। इसके कुछ सेवरल रीज़न है, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न, बिकॉज ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज जो है वो उसकी लिमिटेशन हो गई थी, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, सिविल वॉर्स हुई थी, रोजेस ऑफ वॉर्स हुई थी। तो इस वजह से भी कुछ जो है इनका जो है इफेक्ट पड़ा था, इसलिए इनका जो लिटरेचर है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब 13th सेंचुरी तक तो इनका कोई लिटरेचर जो है काफ़ी खास जो है वो डेवलप नहीं हुआ। 13th सेंचुरी के बाद रैपिडली मतलब तेज़ी से जो है इनका डोमिनेंट लिटरेचर जो है वो यूरोप के अंदर जो है वो बढ़ता गया। जब इंग्लिश लिटरेचर जो है वो 13th सेंचुरी में जब आया तो उसके साथ वो अपना फ्रेंच मॉडल लेकर आया। मतलब इंग्लिश के अंदर अब फ्रेंच जो चीज़ें हैं वो आप बहुत बड़ा इसका इन्फ्लुएंस देखेंगे इंग्लिश के मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फ्रेंच का इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो बेसिकली जो एंग्लो नॉर्मन्स थे वो कौन थे, फ्रेंच थे, वो फ्रांस से आए थे, तो उनका अपना कल्चर अपने साथ लेकर आए थे। तो अब आपको जो इंग्लिश लिटरेचर में जो है आपको मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में फ्रांस का जो है फ्रेंच लिटरेचर नज़र आएगा। फ्रेंच लिटरेचर बेसिकली क्या था, फ्रेंच लिटरेचर जो अब जो नया इंग्लैंड में जो लिटरेचर था वो फ्रेंच था, जो कि बहुत ज़्यादा गे था, मतलब कलरफुल था, खूबसूरत था, सॉफ्ट इन वोकेबलरी था, म्यूज़िकल था रिदम के अंदर। और अगर हम बात की जाए एंग्लो सैक्सन की लिटरेचर की, तो पहले का जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर था वो ह्यूमरलेस था, हार्ड था, चीयरलेस था और बिल्कुल वो म्यूज़िकल नहीं था।
तो ये जो था ये था जो फ्रेंच लिटरेचर था वो ज़्यादा कलरफुल था। फ्रेंच लिटरेचर था वो रोमांटिक लिटरेचर था। जब भी हम फ्रेंच लिटरेचर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे रोमांटिक लिटरेचर की। तो इंग्लैंड के अंदर जो है वो रोमांटिक लिटरेचर का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है हमें, ठीक है, जिससे कि इंग्लिश लिटरेचर को जो है पूरा का पूरा जो है उस चैनल को चेंज कर देता है। इस तरीके से जो है अगर हम वर्क देखें इसके, तो वर्क जो है इसके अंदर आए, जो पहला नोट वर्दी वर्क है वो है लैमनेस ब्रट, जो कि एक लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, मतलब ये ब्रिटेन के इसके अंदर हिस्ट्री की बात की गई है। ये जो थी ये वर्क था ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रेंच की फ्रांस से इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर, और ये ओल्ड और न्यूज़ में सब चीज़ें जो है उनसे बिलोंग करता था। देन इसके बाद थोड़ी देर कुछ अरसे के बाद जो है ओम्स ऑर्मलम, ये एक वर्ड्स था, एक पैराफ्रेज था जो कि आया था। उसके अलावा जो है उसके थोड़े अरसे के बाद अप्रोच ट्रीटीज़ आई, जिसको एंड रन रिवाइल और द रूल ऑफ और एक्रोसेंस भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर द आउल ऑफ द नाइटिंगेल ये आया, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। तो ये इसके जो हैं कुछ हैं जो इस जो है आए इस फ्रेंच लिटरेचर के साथ। तो 24th सेंचुरी जो थी, सॉरी यहाँ पर जो है 14th सेंचुरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। 14th सेंचुरी जो थी, 14th सेंचुरी तक, मतलब 13th सेंचुरी तक अगर हम बात करें कि 13th सेंचुरी तक कोई भी जो काम था वो नहीं आया था। फिर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी जो था वो आया, यहाँ पर जो है फ्रेंच का इन्फ्लुएंस आया। अब हम 14th सेंचुरी के बाद देखते हैं कि इसमें रिलीजियस, रोमांस और लिरिक का क्या क्या रोल है। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, रिलीजियस, रोमांस और लिरिक को। रिलीजियस का अगर हम इधर काम देखें तो यहाँ इस मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में 3 इंपॉर्टेंट रिलीजियस वर्सेस हमें मिलते हैं। रॉबर्ट मेनाइंग हैंडलिंग सिन, ये एक हैंडबुक ऑफ सिन है, जिसके अंदर जो है सिन के बारे में बात की गई है, पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। ट्रांसलेशन है फ्रॉम फ्रेंच से, और इसके अंदर जो है फेबल, और इसके अंदर जो है वो स्टोरीज़ हैं फेबल की अबाउट सिन के बारे में। देन सेकंड है कर्सर मंडी, जो कि कोर्स ऑफ वर्ल्ड है। इसके अंदर जो है बाइबल की स्टोरी जो है वो बयान की गई है, और जो वहाँ के जो सेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में बताया गया है। देन इसका थर्ड वर्क है रिलीजियस पिकल ऑफ द कंसाइज बाय रिचर्ड रॉल ऑफ द हम्पोल, ये डिस्क्राइब करता है लोगों का जो ये डिस्क्राइब करता है जो हेल, मतलब ये रिलीजियस है तो रिलीजियसली क्या होता है कि इसमें रिलीजन की बात होती है, मतलब हेल जो है, जो दोज़क है, उसकी जो हॉरिफाइंग टॉर्चर्स है उनके बारे में इस बुक में जो है वो बताया गया है। ये तो थी रिलीजियस। अब हम आते हैं रोमांस की तरफ। रोमांस जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच थी इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि ये फ्रेंच के साथ जो है इसमें आई। अब ये क्या था, इसके अंदर जो है स्टोरीज़ ऑफ लव, शिवलरी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी फ्रांस में, तो इस तरीके से इंग्लैंड में भी ये आने लगी। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर चीज़ जो है वर्क है चैंसन्स द गेस्टा और सॉन्ग ऑफ हीरोइक डीड्स। ये जो है ये चार्ली मैंगी और नाइट जो है उनके जो है अराउंड जो है ये घूमती है स्टोरी। एंड दिस लीड द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ रोमांस, और ये इसके साथ साथ जो है ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ रोमांस जो आते हैं, जिनमें हीरोज़ ऑफ फ्रांस, रोम, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड जो है वो आते हैं। इसके अलावा जो है किसका 14th सेंचुरी का एक इंटरेस्टिंग वर्क ये भी है, सर ग्वायन एंड द ग्रीन नाइट्स। ये पोएम जो है एंग्लो सेक्सन्स की है, अल्टरनेटिव इसके अंदर वोकेबलरी आती है, और इसके अंदर जो ये सारी डील करती है चार्ली मैंगी के साथ और उसके नाइट्स के साथ। देन अगर हम लिरिक की बात की जाए तो लिरिक जो है इसका इंपॉर्टेंट और थर्ड डिपार्टमेंट है लिटरेचर का। इसके अंदर क्या होता है कि इंग्लिश जो है, अब इंग्लिश जो है वो लिरिक होती है, लिरिक जो है वो एसोसिएट करता है लव के साथ, जो कि इसका इंपॉर्टेंट मोटिव होता है लिरिक का। तो इसके अंदर जो है वो एंग्लो सेक्सन पोएट्री के अंदर जो है वो लिरिक आती है, जो कि फिर जो है इसका वर्क एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुकू सॉन्ग और द एब्सेंस ऑफ द लव सॉन्ग, ये जो है इसमें आते हैं। तो ये तो थी इसकी रिलीजियस और रोमांस और लिरिकल। इसके अलावा जो हम इसके कुछ राइटर्स देख लेते हैं, इस एरा के राइटर देख लेते हैं। राइटर्स में अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट राइटर है विलियम लैंगलैंड, मोस्ट पॉपुलर राइटर जो है, जिसका वर्क था मोस्ट पॉपुलर पेरिस प्लोमेन, जिसने ये लिखा था। सेकंड इसका जो राइटर है वो है गोवर, जो कि जिसने कन्फेशो एमनेटिस, ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क था। और थर्ड जो है इसका चौसर, ये इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है हाउस ऑफ फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉल एंड कैंटरबरी टेल। ये 3 इसके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हैं। तो ये जो चौसर है ये इसका इंपॉर्टेंट फिगर है इस एरा का। मैं जो ये आपको बात बता रही हूँ एंग्लो नॉर्मन्स की, ये है बिफोर चौसर,
यहाँ पर चौसर की जो है वो डेवलपमेंट आती है आगे चल के। ये जितनी मैंने हिस्ट्री बयान की है ये बिफोर चौसर की है। इस हिस्ट्री के बाद जो है आगे नॉर्मन्स के बाद जो है आएगी चौसर की हिस्ट्री, और चौसर की हिस्ट्री के बाद आफ्टर चौसर क्या क्या हुआ वो हिस्ट्री आएगी। चौसर की डेथ के बाद जैसे हम बैरन पीरियड कहते हैं, तो बैरन पीरियड जो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ तक मैंने ये आपके साथ डिस्कस की है 14th सेंचुरी तक। अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह जो मैं आपको ड्राइडन और जो बैरन जो है वो पीरियड जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी टॉपिक अगर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसी टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।